अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है महंगाई का तूफान, ऑपोजिशन ने सजा लिया है मैदान। आज मुल्क के तूल अर्ज में मुख्तलिफ शहरों में ऑपोजिशन ने अपने अपने तरीके से एहतजाज किया। इसके अलावा पंजाब में इस वक्त भी हुकूमत को एक बड़े चैलेंज का सामना है। एक कदम तहरीक के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इसके बाद बात होगी वज़ीर आला बलोचिस्तान। काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है। पिछले 2 हफ्तों से बलोचिस्तान की हुकूमत एक बहरानी कैफियत का शिकार है। मंडे को लगता है कि बात किसी एक तरफ बैठ जाएगा, ये ऊँट पता चल जाएगा कि जाम कमाल की हुकूमत रहती है या नहीं रहती है। आखिर में कानून की बालादस्ती। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पे कानून की बालादस्ती की बदतरीन हालात हैं, और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो उसके बाद उन मुआशरों में बाकी जगहों में जहतों में तरक्कियाँ करने के बहुत कम मौके रह जाते हैं। आगाज़ करते हैं जी। मुल्क भर एहतजाज किया ऑपोजिशन की जमातों ने। कुछ बड़े अचानक एहतजाज भी किए। इसमें जो सबसे बड़ा एहतजाज अगर हम कहें जो वो कराची में हुआ, सीएम सिंध ने इसको लीड किया। मुराद अली शाह साहब पहुंचे वहाँ पर, उन्होंने तकरीरें भी की, महंगाई के कोरोना भी रोए वहाँ पर बड़े बड़े उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए वफाकी हुकूमत के ऊपर, और बताया जी कि किस तरीके से जो ये महंगाई है ये इस हुकूमत की वजह से गरीबों का जो जीना है वो महाल हो चुका है। ठीक है, वफाकी हुकूमत के पास बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाबदीद होता है, जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं और दीगर चीज़ें जिसके ऊपर वो अपना करती हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत के पास भी बहुत कुछ है कीमतें मेंटेन करने के लिए, खाने पीने की अशिया की, आटे की कीमत, चीनी की कीमत और बहुत सारी बातें। तो बड़ा कन्वीनियंटली किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ के आप अपने ही हुकूमत में, अपने ही सूबे के एक शहर में जाके ये एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल शायद ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई हो इससे, लेकिन समझ नहीं आती इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके बाद हमने देखा जी कराची में ही JUIF ने भी अपना एक मुजाहरा किया है। चूँकि कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है, लेजिट कॉज तो मिला है ऑपोजिशन को, लोग तंग तो बहुत ज़्यादा हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है ये मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो थे वो लाहौर गए, अयाज सादिक साहब लाहौर में कैंपेन चलाते रहे आज सारा दिन। इशू सब जो हैं वो इस वक्त महंगाई को ही बना रहे हैं, और ये तो हुकूमत ने अपने हाथ से एक बहुत बड़ा कॉज ऑपोजिशन को दे दिया है। रावलपिंडी में, गुजरावाला में, मर्दान में, लकी मरवत, मरी, जैकबाबाद और इस वक्त एज वी स्पीक पंजाब के अंदर एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पंजाब हुकूमत के लिए। 2 पुलिस जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं वहाँ पर, जो कलदम तहरीक के इस वक्त लोग सड़कों पे निकले हुए। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत के जो चैलेंज के हवाले से अगर हम बात करें, जो स्ट्रीट पावर दिखाई है जो अपोजिशन ने, ये इसकी एक झलक है। अपोजिशन की इस नई हिकमत अमली के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब हैं, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात। हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। आगाज़ आपसे करते हैं फ़ारूक साहब। आज मुस्लिम लीग नवाज़ ने एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर एहतजाज किया, लाहौर में कलदम तहरीक जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है। सो इस वक्त पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो सड़कों पे है। कितना बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है ये हुकूमत के लिए, ख़ासतौर पर अमन व नाजुर में इस वक्त अगर पंजाब में देखें तो? देखिए, जहाँ तक रहेगी बात अमन अमान के हवाले से, वो तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, उसके ऊपर नज़र रखे हुए भी है। जिस एहतजाज की आप बात कर रहे हैं वो एक हमने मुज़ाकराती कमेटी उनके साथ जो है वो बनाई है पंजाब हुकूमत ने, वो उनको इंगेज किए हुए हैं, वो उसको जो है वो हैंडल कर रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात आपने कहा नून लीग ने एहतजाज किया या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, तो पीपल्स पार्टी किस बात से एहतजाज कर रही है? एक सूबे में तो उनकी हुकूमत है, पहले वहाँ पर तो चीज़ों को काबू कर ले। वहाँ पर उन्होंने 13 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत है, और वहाँ पर जो 20 किलो आटे का थैला है वो पंजाब से ज़्यादा कीमत के ऊपर बिक रहा है। पंजाब में 1100 रुपये में 20 किलो का आटे का थैला है, कराची में जो है वो 1450-1500 रुपये में वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो सरकारी गंदम को जो है वो टाइम के ऊपर जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिंध में आटे की गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो है वो नाअहली नज़र आती है। और जहाँ तक रहेगी बात नून लीग की, ये तो मैं समझता हूँ जो एहतजाज है इनका, ये को आवाम के लिए तो है नहीं। इससे पहले भी एहतजाज की कई किस्तें ये चला चुके हैं, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्चेस, आर पार खवार, वहाँ तक ये पहुँच गए।
अब मामला सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर क्या है कि पाकिस्तान में कोविड के बायस पूरी दुनिया में महंगाई के जो है वो असरात आए हुए हैं, पूरी दुनिया ने सफ़र कर रही है। आप 50 साल जर्मनी के जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस के रिकॉर्ड टूट गए, 25 साल रिकॉर्ड चाइना में 10% के ऊपर प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पहुंच गई है। बरतानिया, तो फिर ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, ये फिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त महंगाई जो है एक बहुत रियल इशू है, लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है इस वक्त इस पर बात करेंगी। इसके अलावा और किस इशू पे एहतजाज हो रहा है? यही है ना फिलहाल तो कॉज। देखें, मैंने तो पहले आपको कहा कि इनका कोई एजेंडा, को अवामी एजेंडा तो नहीं है। इनका जो बुनियादी मसला ये है कि ये या तो अवाम के लिए निकले ना, अवाम के लिए तो कभी ये निकले ही नहीं। आप ये देखें कि इन्होंने पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत थी 2008 से 2013, कितने एहतजाज कर लिए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ कितने एहतजाज करा लिए। दोनों हुकूमतों की इत्तेहादी जो है वो फजल रहमान 5 साल पीपल्स पार्टी के साथ रहे, 5 साल नून लीग के साथ रहे। अब जो जितना इनका रोना धोना ये तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ वो असल चीज़ इनकी ये है कि ये सब कुछ बुग़्ज़े इमरान खान के अंदर हो रहा है। अच्छा। असल मसला इनका जो है वो है एहतसाब। असल मसला है इनका किसी तरीके से केसेस बंद हो जाएं। अब आप मुझे बताएं कि गुची प्राडा के हैंड बैग्स पकड़ के और जो है वो महंगी जो है वो ग्लासेस लगाकर या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर ये एहतजाज अवाम का इनको कहाँ एहसास होगा? नहीं करना चाहिए। जो ठंडे माहौलात हैं, खास तौर पे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं दुनिया भर में, वो टोन डाउन करती हैं इतना ज्यादा ऑब्नॉक्शियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। इस पे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं जरा डॉक्टर साहब को बहस में शामिल करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये एहतजाज इस वक्त जो आप महंगाई के ऊपर कर रहे हैं और पीडीएम मुख्तलिफ औकात में अपनी अपनी जगह एहतजाज कर रही है, किसी जॉइंट स्ट्रैटेजी का नतीजा है या पीएमएलएन अपना एहतजाज करेगी, पीपल्स पार्टी अपने तय एहतजाज करेगी और फिर उसके बाद अपने अपने घर को लौट जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो पीडीएम के फौरन से एहतजाज हो रहा है उसमें हमारे भाई अदीब साहब ने फरमाया है कि वो कोई अवामी एजेंडा नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि इन्हें इस वक्त मुल्क में महंगाई की शक्ल में जो अवाम पे एक अजाब नाजिल हुआ है वो कोई अवाम का मसला नजर नहीं आ रहा। बुनियादी तौर पर जितने भी हुकूमत की तर्जुमानी करने के लिए लोग आ रहे हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं, जाहिर है वो जो तनख्वाह लेते हैं वो उसका हक अदा कर रहे हैं सरकार की वफादारी का। उनसे हम गिला नहीं कर सकते, उन्हें करना चाहिए, गवर्नमेंट में है, जाहिर है। लेकिन अगर महंगाई के खिलाफ एहतजाज को ये अवामी एजेंडा नहीं समझते तो फिर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत के बुरे दिन आने वाले हैं हकीकी मानों में। उसकी वजह ये है कि जब बुरे दिन आते हैं तो फिर आपके एडवाइजर आपको इसी तरह के मशवरे देते हैं कि जनाब मसला ही कोई है, अवाम का तो मसला है ही नहीं, ये तो इनका जाती एजेंडा है। भाई जाती एजेंडा किस चीज का है? जो एहतसाब की आपने बात की है वो आपने बदतरीन एहतसाब अपोजिशन का कर लिया है और उसमें आप शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हर लीडर के खिलाफ जो आपने, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, जो पार्टी के, कल खुशी शाह साहब की जमानत हुई है, 3 साल हो गए हैं, उनके खिलाफ अभी तक अब रेफरेंस दायर नहीं कर सके। इनके अपने जिले में फारूक हबीब साहब के साथ वाला हल्का है राना सनाउल्लाह साहब का, जब इन्होंने देखा कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा तो इन्होंने उस पर चर्च और हीरोइन डलवा दी। ये इनके किरदार है अब एहतसाब के हवाले से, तो कह रहे हैं ये इनका मसला है। तो मैंने कहा बेहतरीन एहतसाब तो आप कर चुके हैं पोजीशन का। अवाम की जहाँ तक ताल्लुक है, अगर उनके सर पे जो अजाब इस वक्त महंगाई की शक्ल में नाज़िल हुआ है, लोग अपने घरों के बिल नहीं दे पा रहे, लोग जो है वो अपनी किराए नहीं दे पा रहे, लोग अपनी बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे, ये प्राडा और गुची बैगों को यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। यानी बेअसी की इंतहा है ना। अगर ये यही कह दें कि जनाब हमें एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, अपोजिशन आवाम की जो आवाज उठा रही है, हमें एहसास। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये कहा है कि महंगाई है, वे तो बात उन्होंने वे उसको तस्लीम करते हैं। मेरा जो सवाल है वो थोड़ा स्पेसिफिक ये है कि पीएमएलएन अपने तय पे जो एहतजाज कर रही है, कुछ दिनों पहले पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हुई थी, राना सनाउल्लाह साहब ने, कायरा साहब ने कुछ इंडिकेशन दी कि शायद इसके ऊपर इश्तराक हो सकता है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का। उस हवाले से पूछू कि आपकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, ये पीडीएम के छतरी तले स्ट्रैटेजी है, इस वक्त क्या है जो एहतजाज कर रहे हैं आप लोग? पीडीएम इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, आज भी चूंकि एजेंडा कॉमन है और एजेंडा ये जाली मदारी लोगों से जान छुड़ानी है,
तो अब उसके लिए किसी भी मोड़ पे इकट्ठे हो सकते हैं, ये कोई ऐसी गैर मुमकिन बात नहीं है। क्योंकि कॉज जो है देखें इस वक्त, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी लॉटरियां निकली हुई हैं, दांव इनके लग गए हैं 2018 के इलेक्शन में, इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त कोई भी पार्टी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि अक्सरियत तो है नहीं। अब मुस्लिम नून के आपका क्या ख्याल है? मरकज में आके पिछले तो 2 साल रह गए हैं, किसी भी पॉलिटिकल बंदे से आप पूछें कि आप हुकूमत लेके इसका कुछ बेहतरी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 7-10 आपकी जमातें इक़्तिदार में शामिल हों और 1.5 साल के अरसे में आप क्या कर सकते हैं मुल्क के अंदर? इसलिए ये इक़्तिदार लेना किसी भी जमात का मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई शौक है या उसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि अवाम का एक मसला है, उसका हल जो है इस वक्त वाहिद हल पाकिस्तान में नए इलेक्शन है, नया मैंडेट है, अच्छा, जाली हुकूमत का खात्मा है और ये कठपुतलियां जो बैठी हैं इनसे जब तक, मुझे इसलिए ये अफसोस होता है ये बात करते हुए, मैं नहीं चाहता कि मैं ये कहूँ नहीं, लेकिन इसलिए कि ये जाली और कठपुतली खुद अपने आप को जाहिर करते हैं कि अवाम के हस्ते पूरा एक मंत्रा पढ़ेंगे 20 मिनट का, आखिरी 1 मिनट में कहेंगे जी महंगाई तो है। वो भाई सबसे बड़ा मसला ये है, आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे महंगाई है, इसके असबाब हमें पता है, हम इसको खत्म करेंगे। अपोजिशन की ये बात जेन्युइन है कि लोग सर अभी मेरा ख्याल है जब मैंने फारूक से सवाल पूछा यही बात उन्होंने की कि महंगाई है, इसकी ये वजूहात है, लेकिन ऑब्वियसली टोन डेफनेस से मैं अग्री आपकी बात का करती हूँ। और फारूक साहब अभी ये हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने जो इंग्लैंड में गए वहां पे उन्होंने बयान दिया, अगर हम वो अब दिखा भी सकें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि डॉलर जब उसकी कीमत उसमें रुपए की कीमत जो है उसके मुकाबले में बढ़ती है, डॉलर जो है वो महंगा होता है, तो उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। अब ये बड़ी एक टोन डेफ सी बात है। अब क्या ये आपकी हुकूमत इसको इंडोर्स करती है, ये उनका एक जाती राय थी, या एटलीस्ट आप फ्रेमिंग ही बेहतर कर लें अपनी महंगाई के इस पूरे नैरेटिव की जो आपने समझानी है बातें? देखें, पहली बुनियादी चीज़ फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे इशू ये लग रहा है कि आज महंगाई जो है वो PMLN पीपल्स पार्टी का कभी इशू ही नहीं रहा। अवाम के लिए इन्होंने इक़दामात किए होते तो ये इनको अवाम मुस्तरद ना करती। दूसरी बात ये है, जो लॉटरी लगी थी वो तो नवाज शरीफ साहब की लगी थी, जब उनको जनरल जलानी ने जो है वो चूसनी देकर उनको इक़्तिदार में ले आए थे और ज़ियाउल हक के मिशन को उन्होंने सारी ज़िंदगी आगे बढ़ाना था। लॉटरी तो वो थी। इमरान खान तो 22 साल जदोजहद करके आए हैं, 1,70,00,000 वोट मिले हैं। अच्छा। अब हम क्या इक़दामात ले रहे हैं? देखें, इनका काम है रोना धोना शोर डालना, ये पिछले 3 साल से यही कर रहे हैं, ये करते रहें। हम क्या इक़दामात कर रहे हैं? आप देखें कि पूरी दुनिया में कोविड आया, कोविड के बाद यही लोग थे जो कहते थे लॉकडाउन कर दो, अगर कोई बंदा मर गया तो FIR इमरान खान आपके ऊपर होगी। हमने इनकी बात नहीं मानी, हमने लॉकडाउन नहीं किया, हमने अपनी इकॉनमी को भी चलाया, हमने अपनी मईशत को भी चलाया। आज आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा, आज आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 महीने में 7.5% बढ़ी, आपकी टैक्स कलेक्शन 38% बढ़ी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहली समाही में 28% बढ़ी, तरसीलात ज़र में जो है वो 42% हमारे इजाफा हुआ। अब बुनियादी तौर के ऊपर तमाम अशारिये बेहतर जा रहे हैं। जो हमारी पाकिस्तान पहली बार जो है वो फूड सरप्लस कंट्री बनने जा रहा है, फूड सिक्योरिटी पे हम काम कर रहे हैं। जो बातें कर रहे हैं, इतलात हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप जो बातें कर रहे हैं बड़ी बेसिकली ये आप मुझे बताएं कि मैं आम आदमी को कैसे बताऊं जिसके बिजली का बिल बढ़ गया, गैस का बिल बढ़ गया, पता नहीं अब गैस आनी भी है सर्दी में कि नहीं आनी, ये भी हमें बता दे कि गैस लोड शेडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैं आम आदमी की तरफ आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना। देखें, जो हमने इक़दामात लिए उससे 25% आपकी गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ, चीनी ज्यादा बनेगी, उससे उसकी कीमतों में कमी आ जाएगी। कॉटन हमारी 60% इजाफा हुआ जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। मकई 18% इजाफा, चावल की फसल में 18% इजाफा। इस बार जो है वो गंदम की पैदावार में भी आइंदा जो फसल आएगी उसमें भी इजाफा होगा। अब इसको अवाम की तरफ कैसे ट्रांसलेट करना है? एक तो हमें इंपोर्टेड जो है वो गंदम की और शुगर की अगले साल जरूरत नहीं रहेगी, पाकिस्तान उस हवाले से सरप्लस हो जाएगा। दूसरी जानिब हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार जो अवाम को डायरेक्ट जो है वो आप एक राशन कार्ड की शक्ल में सहूलत देने जा रहे हैं, जिसमें उनकी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों में उनको सब्सिडी जो है वो फराहम की जाएगी कैश की फॉर्म में। वहाँ जाकर वो अपनी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा किसान कार्ड हम लेकर आए। आपकी सिर्फ इतला के लिए, आज यूरिया की कीमत 1800 1850 पाकिस्तान में है, दुनिया में 7000 है। 5000 हम आज भी सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं?
कि हम उनको गैस पे सब्सिडी दी, हमने अपने किसान को तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी पैदावार को हमने बढ़ाना है, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हम आगे उनकी आमदन बढ़ाने के ऊपर। इसके अलावा हेल्थ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, वो 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, पंजाब की सारी आबादी को मिलना शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बरतानवी जरीदा टेलीग्राफ ने उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, तस्लीम किया है कि वहां पर ऑन ग्राउंड लोगों को फायदा हुआ, जहां 10 लाख रुपए तक की उनकी हेल्थ केयर के हवाले से उनकी इंश्योरेंस है, वो अपना इलाज करवा सकते हैं। हम लोगों को क्या बताएं जी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने, आप जो टाइमलाइन मुझे दे रहे हैं ना, ये मुझे लोगों को समझानी है कि 25,000 रुपए वाला अपना घर कैसे चलाए। अच्छी बात बता रहे हैं आप, लेकिन 25,000 वाला घर कैसे चलाए? दो चीजें मारिया, दो चीज़ें बुनियादी तौर के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मसाइल हैं, ये उसमें हकीकत है। आलमी कीमतों की बढ़ने की वजह से पेट्रोल की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। हमने अपने टैक्सेस कम किए, हुकूमत ने क्या इकदाम लिए, टैक्सेस कम किए, हमने उसको 35% बढ़ाया। हमने जो खुर्दनी तेल है उसमें $500 से $1200 पे चला गया। हम उसमें अपने टैक्सेस कम करके 40 से 45 रुपए किलो वहां आवाम को जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये हम इकदामात ले रहे हैं। ठीक है, इनका तो काम रोना धोना है, ये रोते धोते रहेंगे, लेकिन हकीकी इकदामात हुकूमत ले रही है। जो आप बात कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को का एहसास है। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इसमें पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई की नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मैनेजमेंट, कुछ लीक्स, कुछ इंप्लीमेंटेशन कीमतों के आपने कराने हैं, लेकिन ऑब्वियसली दुनिया भर में इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, अब आप ये जो दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है, इसके अलावा इन्फ्लेशन दुनिया की है, हुकूमत है, वो सारे उसी इकोसिस्टम में है ना। सो उसके उस हवाले से ये किस तरह नीचे ट्रिकल डाउन होगा लोगों में, इसका पूरा जो असर है, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है, कुशन ही नहीं है। पेट्रोल की कीमतों से लेके आप अगर इंटरनेशनली जो इंपोर्ट हो रही हैं चीजें उधर तक चले जाएं। देखिए, बात ये है, बात चीजें ऐसी हैं कि जो आलमी मंडी में जिनकी कीमतों में इजाफा होता है, उनकी कीमतों में पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है, बात समझ आती है। लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में जो पर बैरल कीमत थी उस पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, आज आलमी मंडी में बैरल की वो कीमत नहीं है, लेकिन पेट्रोल आपका दुगना हो चुका है। और उसकी बुनियादी रीजन ये है कि आज IMF ने आपको ये कहा हुआ है, उनके अपने लोग आके बता चुके हैं, उनके बयानात मौजूद हैं कि जैसे गवर्नर साहब ने $40 थी आपके दौर में फूल बरसाए हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब डॉलर महंगा हो रहा है, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी को तो मजे हैं। ये फूल बरसा रहे हैं स्टेट बैंक के गवर्नर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कठपुतलियां हैं और जाली लोग हैं, यानी चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी बदकिस्मती है, कैसे लोग मुसल्लत हैं, कोई पता ही नहीं है आवाम का। जिसे मैं बात कर रहा हूँ इसके असरात क्या होने हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं तो बड़ी सिंपल सी एक बात करता हूँ, ये जो चंद अल्फाज आगे पीछे किए हैं, इनका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैंने कहा तनख्वाह लेते हैं, उसको बराबर तो करना है। इन्होंने कुछ फर्स्ट फिगर्स ले आते हैं, झूठी बातें इन्हें बता दी जाती हैं, वो ये बोल के घंटा पूरा कर जाते हैं प्रोग्रामों में। मुझे आप ये बताएं कि टींडा जब महंगा होता है, सब्जी महंगी होती है, अदरक महंगी होती है, टमाटर महंगा होता है, वो आलमी होती है और बैरल बिकता है, वो इसलिए वो जनाब यहाँ पे महंगा हो गया है। सरिया आप हो रहा है, पाकिस्तान में खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई है। मुर्गी अंडे आपके महंगे हो गए, समोसा 5 रुपए का मिल रहा था 20 रुपए का हो गया। ये जो बिजली और गैस की कीमतें हैं, ये कहाँ चली गई हैं? भाई इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है अवाम को, या अवाम को ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अभी अब दोबारा देखिए, उन्होंने मुकम्मल जस्टिफाई किया है कि जो भी सूरत हाल है उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है। कोविड से पहले ये अजाब पाकिस्तान पे महंगाई का नाजिल हो चुका था, लोग उस वक्त भी जो है वो बिलबिला रहे थे, अवाम उस वक्त भी शदीद तंग थे। आज भी अगर ये इस मसले को संजीदगी से लें, अब इस पंजाब में बुज़दार हुकूमत कायम है, पिट मरे हैं, जो इनके गॉडफादर है वो भी कि यार कोई कारी का बंदा वज़ीर आला पंजाब ले आओ। नहीं जी सर, पीपल्स पार्टी आपको कहती है कि लेके आते काम का बंदा पंजाब में, आप कहते नहीं रहने दे बुज़दार साहब को, और आपके लोग तो खुद कहते हैं तो बड़े हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं बुज़दार साहब पंजाब में। ये तो आपकी अपनी पॉलिटिकल स्टेटेड पोजीशन है जी। मेरी ये बात सुने, हमारी स्टेटमेंट के ऊपर इन्होंने बुज़दार साहब को लगाया हुआ है, या हमारे कहने से उनको हटाएंगे? सर, आप अदम एतमाद की मूव ला सकते हैं सर, अगर आप लाना चाहें, अगर मिल के PPMLN के साथ, नहीं पीपल्स पार्टी के साथ। मेरी बात को आप थोड़ा ट्विस्ट किया है। अपोजिशन ने तो नहीं लगाना वज़ीर आला पंजाब। अगर वज़ीर आला पंजाब उसमें गुजार होगा तो उसका फायदा अपोजिशन को होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे वोट बैंक को पंजाब में तोड़ने के लिए कोई सेंसिबल बंदा चाहिए, कोई ऐसा समझदार बंदा चाहिए जो वहां पे ऐसे इकदाम करे कि जिससे मुस्लिम लीग का वोट बैंक टूटे।
अल्लाह के फजल से उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। लोगों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ नफरत में शदीद इजाफा हुआ है। हर जिले के अंदर DCO DPO पैसे दे के लग रहे हैं, आपके तहसीलदार और पटवारी तक पैसे दे के लग रहे हैं। तो जब इस कदर बदतरीन करप्शन होगी और जो इनका एहतसाब का नैरेटिव लेके ये आए थे, आज जितने पाकिस्तान के अंदर और बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सर्वे कर रहे हैं, हर एक ने ये बात की है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। वो निचली सतह तक ट्रिकल डाउन हुई है करप्शन, तो इसका तो अपोजिशन को फायदा है। लेकिन हमारे कहने से तो नहीं इन्होंने लगाना, या मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पंजाब में है, जो पाकिस्तान का आबादी के हवाले से, वसाइल के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है। क्या जस्टिफिकेशन? उसकी जस्टिफिकेशन यही है कि आप एक जिद बांधी हुई है कि हमने कोई अच्छा मुंतजम लाया नहीं है। अब इस वक्त जो डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है पंजाब में, कुछ अगर मीडिया ने रिपोर्ट की है कि किसी का नहीं किया, क्या आपको अंदाजा है इस बात का कि क्या सूरत हाल है? जो इकदाम डेंगू के हवाले थे, आप उस वक्त तर्ज तज़ीक जो आपका एक खासा है, कभी डेंगू बिरादरान, कभी क्या, आज लोगों की क्या हालत है। लेकिन वो एहसास तब इन्हें हो जब इनके अंदर कोई जिम्मेदारी हो, कोई पता हो कि अवामी मसाइल क्या है। वो सिलसिला तो है नहीं। मजाक उड़ाना, तंग करना, ये इन्हें सिखाया जाता है और इसी के ऊपर इनकी ग्रेडिंग की जाती है। वज़ीर आज़म उस बंदे को प्रमोट करते हैं जो ज्यादा गालियां देते हैं, जो ज्यादा बदतमीजी करते हैं, जो ज्यादा घटिया लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें प्रमोशन दी जाती है मौजूदा हुकूमत में, और इसी के ऊपर ये हुकूमत चल रही है अल्लाह के फजल से। चले सर, आपको आप कह रहे कैसे वज़ीर आला आप लोग को पसंद बड़े आते हैं जो आपका जो वोट बैंक बकौल आपकी तोड़ ना सके। मैंने आगे बढ़ना था और मैंने गुफ्तगू ये लेजिस्लेशन के वाले से कही, लेकिन आज थोड़ी वक्त की कमी है। बात महंगाई पर ही हो रही थी। PTI का सबसे बड़ा चैलेंज भी वही है। हर सियासी अपोजिशन की खास तौर पर महंगाई के एजेंडे पर ही बात करेगी। जो लाहौर में कल-ए-दम तहरीक है, उनका अपना भी एजेंडा होगा, लेकिन महंगाई का जो इशू है उसको हर पॉलिटिकल अपोनेंट जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा। खूबसूरत नंबर्स अगर आप हमें बताएंगे, मजबूरियां बताएंगे अपनी जो भी फाइनेंशियल हैं, ठीक है, आप टेक्निकली सही बात कर रहे होंगे, लेकिन इसको जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होगा उसकी कीमत सिटिंग गवर्नमेंट को अदा करनी पड़ती है। और पीपल्स पार्टी जो कराची में मुजाहरे कर रही है इस वक्त, वो तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। बलोचिस्तान के अंदर जो बहरान है वो सर उठा रहा है, वो क्या होगा उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की हुकूमत इस वक्त बहुत ही वीक फुटिंग पे खड़ी है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक सियासी हुकूमत का बहरान है, इसकी ज़रा हम आपको टाइमलाइन बताते हैं, और जिनको नहीं मालूम हम क्विक एक आपको रिकैप देते हैं कि ये शुरू मामला कहाँ से हुआ। ये आगाज़ हुआ था जी 3 मई 2021 में, जब एक खबर सामने आई थी कि बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और उस वक्त एक वज़ीर से कलमदान वापस ले लिया गया था। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त कोयटा गए भी थे, उस वक्त मुलाकातें भी हुई थी, और उस वक्त इख्तलाफात काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गए थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 16 सितंबर 2021, इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को बचाने के लिए मुतहरिक होना पड़ा। वो कोयटा गए, उन्होंने वहाँ मुलाकातें की, नाराज़ अरकान को मिले और उनसे कहा कि आप जो है इस वक्त ये अपनी तहरीक वापस ले लें। उस वक्त पहली दफ़ा ऑफिशियली जो इख्तलाफात की तस्दीक हुई थी पार्टी लेवल पे। फिर खबर ये सामने आई कि जी चेयरमैन सेनेट का दौरा बलूचिस्तान फ़िलहाल काम कर गया है, और जो अदम एतमाद की तहरीक थी उनको नाकाम करने के लिए नाराज़ अरकान को मना लिया गया है। ये था 19 सितंबर 2021। तो बज़ाहिर लग रहा था कि इस वक्त ये जो बहरान है वो टल गया है। फिर अक्टूबर 1 2021 को जाम कमाल साहब की ये ट्वीट आती है, जिसमें वो कहते हैं कि वो पार्टी की जो सदारत है उससे मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो बाप पार्टी है वो पार्टी इलेक्शंस जल्दी जल्दी अनाउंस कर दे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये साथ कहा कि मैं CM जो है उस पोस्ट से रिज़ाइन नहीं कर रहा, सिर्फ पार्टी की सदारत की पोस्ट से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद 6 अक्टूबर 2021 को जो मज़ीद डेवलपमेंट ये होती है कि नाराज़ अरकान जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी इस्तीफ़ा देने को कहते हैं। कहते हैं पार्टी से इस्तीफ़ा तो दिया है, वज़ारत आला से भी आप इस्तीफ़ा दें, और शाम तक का अल्टीमेटम उन्होंने कहा हम आपको देते हैं कि अगर ख़ुद मुस्ताफ़ी ना हुए तो अदम एतमाद की तहरीक समेत बड़े ऐलान करेंगे। और आइंदा वज़ीर आला भी वो कह रहे थे कि बाप पार्टी से ही आएगा। 15 अरकान की उस वक्त हिमायत जो थी वो डिक्लेयर की थी इन नाराज़ अरकान ने।
इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। जाम कमाल साहब दोबारा ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने मामलात सॉल्व कर लेंगे, मैटर्स बेहतर हो जाएंगे, बड़ी जमहूरी जमात है, इख्तलाफात होते रहते हैं, उस पर बातचीत हम करते रहेंगे, लेकिन हम उस पूरे मामले को सॉल्व कर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फिर फैसला होता है और ये 6 अक्टूबर 2021 को ये फाइनली ये अपना जो नाराज़ अरकान है कहते हैं कि इत्तेहादी और अपोजिशन के नंबर पूरे हैं और उनके पास 38 से 40 लोग मौजूद हैं जो कि तहरीक अदम एतमाद में ख़िलाफ़ वोट देंगे वज़ीर आला बलोचिस्तान के। 7 अक्टूबर 2021 सूबाई काबीना के 3 वज़रा 2 मुशीर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और जो इस्तीफ़ा देने वाले हैं उसमें सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर असदुल्ला बलोच, ज़हूर बुलेदी साहब शामिल हैं, जबकि जो मुशीर थे उसमें हाजी मोहम्मद ख़ान लहरी और अकबर आसकानी ने भी उस वक्त इस्तीफ़े दे दिए थे और पॉलिटिकल प्रेशर मज़ीद बढ़ा दिया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को 3 वज़रा के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए वज़ीर आला साहब ने और ख़ुद मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया था। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर इस्तीफ़े जिन लोगों ने वापस नहीं लिए तो फिर वो नए वज़रा बना देंगे। 4 बार पहले भी हटाने की कोशिश की थी जाम कमाल साहब ने कहा, तो वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं और वो 12 लोगों के कहने पर इस्तीफ़े नहीं देंगे। इत्तेहादी जमातों और BAP के अरकान मेरी हिमायत कर रहे हैं, ये क्लेम किया था जाम कमाल साहब ने। फिर परवेज़ खटक साहब इसमें एक्टिव होते हैं, वो मुलाकातें करते हैं, वो कुछ जोड़ तोड़ की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ कामयाब नहीं हो पाते और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। 14 अक्टूबर 2021 में फिर वज़ीर आला जो बलोचिस्तान हैं, गवर्नर हैं नाराज़ अरकान, अभी इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करते हैं, चेयरमैन सेनेट से भी मिलते हैं, वज़ीर दिफा से भी मिलते हैं, कुछ यहाँ पे ज़ुहराने भी होते हैं, खाना पीना भी होता है, मुलाकातें भी होती हैं। सो ये कोशिश की जा रही थी उस वक्त कि इस लम्हे पे इस बहरान में अपनी अपनी जो आप ले सकते हैं पोजीशंस वो ले और अपने अपने कंसेशंस ले सकें। दोबारा 3 अक्टूबर 2021 को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब कोयटा पहुँचते हैं और फिर मुलाकातें करने की कोशिशें करते हैं। 20 अक्टूबर को जी फिर ख़बर आती है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ 33 अक्सरियती अरकान की अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश कर दी गई है और अब जो आने वाला पीर है यानी कि 25 अक्टूबर उस दिन इस पे वोटिंग होनी है। अभी तक जाम कमाल साहब ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बहरहाल इसमें एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आता है कि 5 MPAs जो हैं वो क्लेम करते हैं ये नाराज़ अरकान के हमारे मिस हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, लापता कर दिए गए हैं, बल्कि इल्ज़ामात लगाए गए कि उनको उठा लिया गया है, अगवा किया गया है और हब्से बेजा में रखा गया है। ये जो अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असेंबली के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि 34 अरकान की हिमायत हमें हासिल है, 4 अरकान को अगवा किया, हब्से बेजा में रखा और हरासा भी किया जा रहा है। और उसके बाद फिर बाकायदा एक दरख्वास्त दी गई पुलिस को, IG बलूचिस्तान को भी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भी, और लापता अरकान असेंबली की बहिफाजत बाजियाबी के लिए जो वहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई और फॉर्मली अपनी रिक्वेस्ट को लॉन्च किया गया। अब से कुछ देर पहले ये खबर सामने आ रही है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर जो ज़हूर बुलेदी साहब उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और ये किया गया है आर्टिकल 63A के तहत और कहा जा रहा है कि पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, 3 दिन के अंदर जवाब दें, जवाब ना देने की सूरत में इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीर ज़हूर बुलेदी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मुकाम सदर हैं, पार्लियामेंट लीडर हैं। बहुत शुक्रिया बुलेदी साहब में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कंफर्म कर दें, ये जो शो कॉज नोटिस है ये आपको वसूल हो गया है फॉर्मली? जी हाँ, मुझे वसूल हो चुका है। अच्छा, तो इसमें जो उन्होंने आपसे कहा है कि 3 दिन के अंदर जवाब दें, तो आप उसका जवाब तैयार कर रहे हैं? आप उसका जवाब देंगे पार्टी शो कॉज नोटिस का? देखें, इस शो कॉज नोटिस का कोई जो है बुनियाद तो है ही नहीं। जाम साहब ने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट से जो है पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया। फिर हमारी पार्टी की जो आइन है इसमें एक कोर कमेटी भी है। कोर कमेटी ने उस इस्तीफ़ा को जो है एंडोर्स कर दिया। 10 दिन जब गुजरे, जाम साहब खामोश रहे, बारहा ये बात कहते रहे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में, अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए कि जी मैं पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी हुआ और
वजारत आला से जो है अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अब चूँकि हमारी पार्टी का जो है नवंबर में कौंसल सेशन होने जा रहा है, हमारा 3 साल का मुद्दत जो है मुकम्मल हो चुका है। अब मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो है सीनियर नायब सदर भी था और मशावरती कमेटी बैठी, उन्होंने मुझे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए नामजद कर दिया ताकि मैं अगले महीने जाकर पार्टी के इलेक्शंस करा दूं। अच्छा, तो इस दौरान जाम साहब ने फिर दोबारा जो है ट्वीट किया कि जी मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। इसके अलावा जब देखें ये बहरान चल रहा था, पार्टी में एक वाज़ेह डिवीज़न आ गया जिसमें हम तकरीबन पार्टी के 24 अरकान हैं, एक स्पीकर है और बाकी 23 अरकान ने में से 12 अरकान ने मुझे लिख के दिया है कि मैं पार्टी का जो है पार्लिमानी लीडर हूँगा। और आज जाम साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए हैं, उन्होंने भी उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में आके मुझे शोकाज नोटिस दिया। अब इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर वो प्रेसिडेंट है ही नहीं, पार्लिमानी लीडर नहीं है, उन्होंने कैसे मुझे ये नोटिस जारी कर दिया है और मैं किस हवाले से बहैसियत एक्टिंग प्रेसिडेंट पार्लिमानी लीडर उनको इसका जवाब दे दूँ। अच्छा, तो मेरा ख्याल से उस जो है वो सब कागज़ की जो है एक चिट्ठी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब आप जवाब भी देंगे, क्या समझते हैं कि उनके पास वो पार्टी का आईनी ओहदा नहीं है, बल्कि वो आपको कह रहे हैं कि आप पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। वो आर्टिकल 63A के तहत उन्होंने जारी किया, फिर इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। बहरहाल ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इस वक्त अब ये अब इस वक्त क्या आपका सारा फोकस वो नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर है या पार्टी के अंदर भी जो है इस वक्त आपने वो सारी हायरार्की और पोजीशनिंग देखनी है? देखें, पार्टी की तकरीबन अक्सरियत 80% या 90% आप कह सकते हैं वो हमारे साथ है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी है हमारे साथ है, पार्टी का जो है वो फाउंडर मेंबर्स हमारे साथ हैं, सारी की सारी कोर कमेटी भी हमारे साथ है, अक्सरियत जो सेंट्रल कमेटी की है वो हमारे साथ है। अब जाम साहब पार्टी में भी एतबार खो चुके हैं अपना, अवाम में भी अपना एतमाद खो चुके हैं। अब उनके खिलाफ तकरीबन कोई 40 के नंबर हैं जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। 33 तो उस दिन पेश हो गए थे, 34 जो है एक और बाद में आया और इसमें हमारे कुछ लोग जो हैं अचानक से जो हैं गायब हो गए। तो उसका भी हमने जो इल्ज़ाम है वो जाम कमाल पे ठहराया, क्योंकि पहले तो हमारे साथ थे वो जो हमारी तहरीक एतमाद की जो तहरीक थी उसमें उनके दस्तखतें भी मौजूद हैं, रात को हमारे खाने में हमारे साथ थे। फिर अचानक जब हम असेंबली जाते हैं वो वहाँ से नहीं आते। फिर 3-4 घंटे बाद एक ट्वीट आ जाता है बुशरा रज़ साहिबा की तरफ से कि वो इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। हाँ। अब हमारे लिए जो हैरानगी की बात हुई कि जो 3-4 घंटे पहले हमारे साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, तो आपके नज़दीक अचानक इस्लामाबाद कैसे पहुँच ये क्या हुआ है? क्या वो अपनी मर्जी से आप समझते हैं कि इस वक्त उन्होंने फ़ोन बंद किए या कोई इनको हरासा कर रहा है, या फिर वो इस वक्त गुमगू की कैफियत में है, देख रहे हैं, वेट एंड वॉच? क्या वजह है कि ये 4-5 लोग सामने नहीं आ रहे? क्या इनको कहीं फिजिकली कन्फाइन किया है? मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, क्या इससे बात सामने आई? देखें, जैसे ही इजलास हुआ हमने तहरीक पेश की, इसके बाद उनके फ़ोन जो है बंद है। हमने काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की और वहाँ पे एक मेंबर ने खड़ा होकर ये कहा कि जी जब तक आपके 14 मौरकीन यहाँ मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक ये आप करारदाद पेश नहीं कर सकते। हालांकि जो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि 20% की जो वहाँ पे तादाद है वो उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए जो है खड़े हो जाएं, जो 17 बनते हैं। अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे जो हमारा शक था वो यकीन में बदल गया कि वो एक बात क्यों कह रहे हैं, ज़रूर इन्होंने कोई ना कोई शरारत की होगी तो कह रहे हैं। अच्छा। फिर बाद में जब ये बातें मीडिया पे आने लगी तो अचानक से एक ट्वीट आ जाता है कि जी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, बशरियत की जानिब से यहाँ पे मैं तबीयत नासाज है। अब रात को हम खाना इकट्ठे हमने खाया है, असेंबली जाने से पहले हमें फ़ोन पे रब्ता भी हुआ है, तो अचानक इस्लामाबाद कैसे पहुँच गई? ठीक है। तो डेफिनेटली जाम कमाल जो है वज़ीर आला हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास वसाइल हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि मंडे को 40 लोग जो है मोर और लेस आपके साथ हैं, मौजूदा वजीर आला के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद में वोट देंगे, ये करेक्ट है? 40 लोग हैं जिसमें जो 4 लोग वो भी हैं जो अभी मौजूद नहीं है, वो जो आपके नज़दीक लापता हैं, उनको मिला के 40 का नंबर है? जी बिल्कुल, 34 तो वहाँ असेंबली में पेश मौजूद थे जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जो 65 की असेंबली में जो अक्सरियत बनती है। इसके अलावा जो 4 अफराद हैं जो अभी तक
कोई उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने फैमिली से रब्ता किया है, वहाँ पे भी उनका कोई रब्ता इस तरह का सच नहीं है। उनको तो मिला के डेफिनेटली हमारे साथियों उनको आप पे मिला रहे हैं। अच्छा, उनको मिला के और भी हमारे ऐसे जो है साथी हैं कि जो हम सपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जाम कमाल साहब को वजीर आला के उनके खिलाफ वोट कर देते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन इस वक्त भी हुआ नहीं है और वो वजीर आला नहीं रहते, तो फिर वजारत आला के लिए आप कह रहे थे कि बाप से ही कोई कैंडिडेट होगा, वो फाइनलाइज कर लिया आप लोगों ने? देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 24 के करीब हैं और हमारी पार्लिमानी डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा अरकान होते हैं, जो बड़ी जमात होती है, उसका हक होता है कि वो हुकूमत बनाए। लेकिन चूंकि हमने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है, अलबत्ता हमारी एक मीटिंग हुई है, हमने कहा कि जैसे ही जाम कमाल साहब जो हैं वो रुखसत हो जाएंगे, इसके बाद हम पूरी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग बुलाएंगे, उधर फैसला करेंगे कि किसका इंतखाब। अभी तक आपने वजीर आला का कैंडिडेट अपना फाइनल नहीं किया, लेकिन एग्जिस्टिंग वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप भी करेंगे? अभी नहीं मालूम आप लोगों को? जी बिल्कुल, फिर बाद में हम बाहमी सलाह मशवरे से किसी बंदे को जो है उसको नामजद करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। ज़हूर बुलैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सिचुएशन उस हवाले से कह रहे थे कि 4 बंदे उनके जो इत्तेहाद इस पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे साथ देना चाहते हैं, वो गायब हैं, उनसे राब्ता हो नहीं पा रहा। लेकिन बहरहाल पीर को वो कह रहे हैं कि हर हाल में ये वोटिंग होगी और वो जाम कमाल साहब वज़ीर आला नहीं रहेंगे, ये क्लेम कर रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर बात करेंगे। इंतहाई कमज़ोर दुनिया के जो ममालिक जिनमें बदतरीन हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, वहाँ खड़े हैं हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के हवाले से हालात बुरे हैं, ये आप और मैं जानते तो हैं, लेकिन ये इतने बुरे हैं इसकी शायद उम्मीद नहीं थी। एक आई ओपनर रिपोर्ट सामने आई है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, और 2021 में ये कहते हैं कि कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल है। कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान 139 में से 130वें नंबर पर है। जी हाँ, सिर्फ 9 ममालिक पूरी दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे हमसे भी बुरे हालात हैं रूल ऑफ लॉ के, और वो ममालिक देख लीजिए कौन से हैं। ये निकारागुआ, हेटी, मौरितानिया, अफ़गानिस्तान, कैमरून, इजिप्ट, कॉन्गो, कंबोडिया, वेनेजुएला। जनूबी एशिया में पाकिस्तान जो है उसकी आखिरी से दूसरी नंबर, यानी हमसे नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान है। बाकी तमाम ममालिक में जो रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है वो पाकिस्तान से बेहतर है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर ममालिक है, ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कह रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का। सिविल जस्टिस कैटेगरी में पाकिस्तान 124वें, फौजदारी निज़ाम इंसाफ में पाकिस्तान 108वें नंबर पे हैं। अमनो सलामती में आप देखिए 137वें नंबर पे, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पे 126वां नंबर है, करप्शन में 123वां है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया में 89वां है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इदारे जाती इस्लाहात के वादे किए थे और अभी वो मुंतज़र हैं हम वो तमाम देखने के लिए, लेकिन बहरहाल बहुत ही तकलीफ़ दे और चौंका देने वाली ये रिपोर्ट है। जिस मुल्क में लॉ ना जो हो उसको फॉलो ना किया जाता हो, कानून की बालादस्ती ना हो, तो बाकी मामलात में भी फिर जवाल ही की तरफ वो बढ़ती हैं कौमें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।